हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय एक जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। टोटल 1 से लेके 4 तक जो चैप्टर है वो आपके 7 मार्क्स के हैं, राइट। टोटल चैप्टर 1 से लेके 4 तक 7 मार्क्स के हैं। तो अब हम सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली क्रियाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, राइट। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का मतलब दोनों चार्ज क्या है? स्थिर है, यानी फिक्स है, अपनी पोजीशन पर फिक्स है। तो उन स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अर्थ है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो अक्ष और निरक्ष आदि स्थितियाँ तथा उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, उत्पत्ति। इतिहासकारों के अनुसार ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के निवासी मिलेटस थेल्स ने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को रेशेदार पदार्थ जैसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो दोबारा सुनिए। स्थिर वैद्युतिकी की उत्पत्ति इतिहासकारों के अनुसार ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स ने बताया कि जब एम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशेदार पदार्थ जैसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है, राइट। अब देखिए थोड़ा एम्बर क्या चीज़ है यहाँ पर, राइट। देखिए एम्बर
एम्बर एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, राइट। एम्बर एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। इसी शब्द, इसी आधार पर, इसी आधार पर, इसी आधार पर स्थिर वैद्युतिकी की स्थापना हुई। इसी आधार पर स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी, इसी आधार पर वैद्युतिकी, वैद्युतिकी की स्थापना हुई। वैद्युतिकी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी की स्थापना हुई, स्थापना हुई, राइट। ठीक है भाई, तो देखिए अब नेक्स्ट है आपका, देखो जब एक कांच की छड़ को, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा उतना ही ऋणावेश, उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे कांच की छड़, कांच की छड़, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब देखिए जो कांच की जो छड़ होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से कांच की छड़ है वो इस तरह से, ये स्टार्टिंग में कैसी है, उदासीन है, राइट। और ये कोई क्या है, रेशम का कोई कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, तो ये तो क्या है, पूर्व की स्थिति है, पहले की स्थिति है, राइट। जब दोनों क्या है, दूर दूर है। अब मैंने क्या आपको बताया है, जब एक कांच की छड़ को, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, अर्थात उनमें घर्षण कराया जाता है, तो कांच की छड़ बाद में, बाद में मतलब बाद का मतलब रगड़ने के बाद, रगड़ने के पश्चात, पश्चात, ठीक है। तो कांच की छड़ कैसे हो जाती है, कांच की छड़ कैसे हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, राइट। और ये कैसे हो जाता है, उतना ही ऋणावेश, जैसे देखो सपोज करो यहाँ मैंने चार प्लस लिए, तो उतना ही ऋणावेश किस पर आ जाएगा, दोनों बराबर में रहेगा, ठीक है ना, राइट। तो अब देखो जो इसमें ये किस कारण हुई है, कि हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, जब एक कंघी को हम अपने बालों से रगड़न करवाते हैं, रगड़न करवाते हैं, तो उसके पश्चात कंघी को हम अपने हाथ के पास लेकर आते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात तो हाथ के बाल क्या हो जाते हैं, आकर्षित होने लग जाते हैं कंघी की ओर, या फिर उसको जो कंघी होती है अपनी कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं, तो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, राइट, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के पश्चात यानी उनमें घर्षण होने के पश्चात कांच की छड़ तो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और उतना ही ऋणावेश किस पर आ जाता है, किस पर आ जाता है, रेशम के कपड़े पर आ जाता है, राइट। तो एक दूसरा एग्जांपल से और समझते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल लिया था जब कांच की छड़ और रेशम का पदार्थ लिया था। मान लो हमें किसी पदार्थ को ऋणात्मक करना हो तो उस स्थिति में, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है, राइट। सेकंड कंडीशन देखेंगे, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़, की छड़। और दूसरी लेते हैं बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, की खाल,
ठीक है। अब देखिए जब एबोनाइट की छड़ को, ये पहले क्या है, विद्युत उदासीन है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश नहीं है, राइट। अब देखो जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, यानी उनमें घर्षण करवाया जाता है, तो क्या होता है, तो रगड़ने के पश्चात हम ये देखते हैं कि एबोनाइट की छड़ तो क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है, और उतना ही धनावेश किस पर आ जाता है, बिल्ली की खाल पर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने पास क्या है, एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, ठीक है। तो ये पहले क्या है, पूर्व की कंडीशन है। पश्चात की कंडीशन क्या होगी, पश्चात यानी बाद की, बाद, राइट, बाद में तो क्या होगा, तो एबोनाइट की छड़ तो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, तो उतना ही धनावेश किस पर आ जाता है, उतना ही धनावेश कितना है, 5 है, तो इस पर भी 5 आ जाएगा, बिल्ली की खाल पर भी उतना ही धनावेश आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसे हम कांच की छड़ से लेकर कर सकते हैं। यदि वस्तु को ऋणावेशित करना है तो एबोनाइट की छड़ ले सकते हैं, राइट। अब देखिए इसके बाद आता है आपका आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह नैज गुण है जो कि वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो कि उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, राइट। तो वो क्या है, चार्ज हो जाता है, चार्ज कहलाता है। अब देखिए मान लेते हैं, सपोज करो कोई आवेश है, स्थिर है, तो उस स्थिति में यदि आवेश स्थिर है, स्थिर है तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। स्थिर है यानी, ठीक है, रेस्ट में, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। और यदि आवेश क्या है, यदि आवेश कैसा है, आपका गतिशील है, यदि आवेश गतिशील है, तो वहां पर कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। गतिशील का मतलब मूवेबल है, राइट। तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, राइट। तो क्या होगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, राइट। अब इसके पश्चात है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश के प्रकार। तो देखिए आवेश के प्रकार, सामान्यतः आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। पहला कौन सा लेंगे, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आता है ऋणात्मक आवेश, जिसको लेंगे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, Q पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को हमेशा Q से डिनोट करते हैं, Q, स्मॉल q से, ठीक है ना। कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और छोटे q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए तो आवेश की धनात्मक और ऋणात्मक है। एक साइंटिस्ट था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको धनात्मक और ऋणात्मक आवेश माना था,
साइंटिस्ट का नाम क्या है, उन्होंने प्रस्तावित किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक व ऋणात्मक आवेश प्रस्तावित किए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने उसका नाम रखा था, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया था। अब देखिए, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समान आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अगर विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, उनको एक हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, सर्वप्रथम तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 16-2। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं कि एक आधार लेते हैं, एक आधार से क्या लेते हैं, एक धागे को लटकाते हैं और एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक है, कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। राइट, इस तरह से कांच की छड़ क्या हो गई, धनावेशित हो गई। ये क्या है, पहली छड़ है, कांच की छड़ है ये। ठीक है, कांच की छड़। राइट, दोबारा समझिए, जब एक आधार से ये धागा है, जब किसी एक आधार से दृढ़ आधार से एक धागे की सहायता से एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाया जाता है तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी छड़ और लेते हैं, वो भी क्या लेते हैं, कांच की लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई पहली छड़ के पास लाया जाता है तो वह पहली छड़ से दूर हट जाती है। ठीक है, तो जब एक कांच की छड़ को इस प्रकार से दूसरी कांच की छड़ है, ठीक है, ये क्या है, दूसरी कांच की छड़ है। ठीक है, तो दूसरी क्या है, ये भी कांच की छड़ है, राइट। तो देखो, ये दोनों छड़ क्या हो जाती है, आपस में दूर दूर हट जाती है, तो यानी क्या हो गए, ये दोनों क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी। प्रतिकर्षित का मतलब दूर हटना। राइट, तो दोबारा समझिए एक बार कि जब एक किसी आधार से धागे की सहायता से एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो एक दूसरी अन्य कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर पहली वाली छड़ के पास लाया जाता है तो वे परस्पर दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, परस्पर दूर हट जाती है। तो जिससे निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। राइट, इसी प्रकार हम इसे दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से, यदि दोनों ही आवेश ऋणात्मक हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर हम कांच की छड़ की जगह क्या लेंगे, एबोनाइट की छड़ लेंगे। क्या लेंगे, एबोनाइट की छड़। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश आता है और उतना ही धनावेश किस पर आता है, बिल्ली की खाल पर आता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर
उसे किसी आधार पर धागे की सहायता से लटका दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी अन्य एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकी हुई पहली छड़ के पास लाया जाता है, तो वो भी आपस में क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। राइट, दोनों आपस में क्या होती है, प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेशों में भी प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। राइट, ठीक है, तो ये अपने पास दूसरा एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल अपना कांच की छड़ की सहायता से था, दूसरा एग्जाम्पल एबोनाइट की छड़ की सहायता। तो ये दूसरी छड़ भी कौन सी है, एबोनाइट की छड़ है, राइट, ये दो। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा लेते हैं। देखिए तीसरा एग्जाम्पल है कि पहली छड़ तो हम लेते हैं कांच की छड़। देखो जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर किसी आधार पर धागे की सहायता से लटका दिया जाता है, तो यानी ये क्या है, पहली कौन सी छड़ है, कांच की छड़ है। ठीक है, तो लटका दिया जाता है। अब इसी प्रकार अब दूसरी छड़ लेते हैं, दूसरी छड़ कौन सी लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब लटकी हुई पहली छड़ के पास लाया जाता है, तो वो दोनों छड़ें आपस में आकर्षित हो जाती है, यानी दोनों क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो यानी दोनों क्या होगी, आपस में आकर्षित होगी। ठीक है ना, राइट। तो इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या पाया जाता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। राइट, तो ये टोटल 3 एग्जाम्पल थे। तो इसी आधार पर हम परिणामी निष्कर्ष क्या निकला कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, राइट, प्रतिकर्षण होता है। अब समान प्रकृति का मतलब क्या होता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। ठीक है ना, दोनों ही कैसे हो, पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो वो दोनों क्या होगी, आपस में प्रतिकर्षित होगी। अब मान लेते हैं, अब इसी दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि यदि विपरीत प्रकृति के हो दोनों आवेश, दोनों विपरीत प्रकृति के हो, विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण का गुण पाया जाता है, अर्थात एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या दूसरी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण का गुण पाया जाएगा। राइट, ठीक है, तो ये अपने पास आवेश के प्रकार थे। ठीक है, तो